नमस्कार। इंफ्राशक्ति अवार्ड्स के इस इवेंट में अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चर्चा हम करने जा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ श्रीमान नितिन गडकरी जी से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारी एक नई पहल है इंफ्रा विजन फाउंडेशन के साथ मिलके कि ग्रास रूट प्रोजेक्ट जो चलाते हैं, बिल्कुल ज़मीन पर लोकल सॉल्यूशन जो ढूंढते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको हम सम्मानित करें। तो उसमें कई हमने बहुत ही रोचक और विशिष्ट प्रोजेक्ट्स उसमें से निकाले हैं जिनको आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो ये तो एक बात है, जाहिर है कि इस पर आपके थॉट बहुत हैं क्योंकि लोकल सॉल्यूशन पे आप भी बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन शुरू करते हैं चर्चा को यहाँ से कि अब नए इनिशिएटिव देश में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आप क्या लेने जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश में अभी सबसे इम्पोर्टेंट समस्या हो रही है वो पोल्यूशन की है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम, और दिल्ली के लिए तो बहुत ही भयंकर है। तो पहली बात, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजीनियस ट्रांसपोर्ट सजेशन हमको चाहिए। अब विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसेस है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक कार है, अब टैक्सीज बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक की आई। जैसे पुरी साहब बता रहे थे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके पीछे लगा था। इन्होंने हमारे यहाँ जो इथेनॉल है, हम इसके पंप इंडियन ऑयल 300 पंप लगा रही है, और अब टोयोटो नहीं, सुजुकी, टाटा सब फ्लेक्स इंजन लेके आ रहे हैं। तो 120 रुपये लीटर का पेट्रोल भरने के बजाय 60 रुपीज़ का इथेनॉल डालकर 60% बिजली पे चलेगी और 40% इथेनॉल पर चलेगी। तो एवरेज के हिसाब से पेट्रोल का अगर प्राइस काउंट किया तो 25 रुपये लीटर आता है पेट्रोल का रेट, और पोल्यूशन नहीं है। अब बजाज और टीवीएस और हीरो, इन्होंने सब ने इथेनॉल की बाइक बना ली, ऑटो रिक्शा आ गई। अब इसी प्रकार से बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में हम लोग बड़े प्रमाण पर जाए, ये पहली बात। दूसरी बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमको सस्ता करना है। अभी हमारी एक डीजल की बस चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर कॉस्ट आती है, और अभी भारत सरकार ने जब सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक बस का टेंडर निकाला था तो 41 रुपीज़ पर किलोमीटर एसी बस का आया था और 37 रुपीज़ पर किलोमीटर नॉन एसी का आया था, पर तब सब्सिडी थी। अभी ऐसी स्थिति आई है कि अब वो साधारणतः विदाउट सब्सिडी 55 से 60 रुपये किलोमीटर आएगी। तो 115 के तुलना में हम टिकट रेट 15 से 20%, 25% कम कर सकते हैं। अब हमने इसमें पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं नागपुर में, टाटा के साथ कर रहे हैं कि मैं जेकोस्लोवाकिया गया था तब स्कोडा में गया था। तो 3 बसें जोड़कर एक ट्रॉली बस है, 132 लोग उसमें बैठेंगे। ऊपर में जो उन्होंने टाटा ने हिटैची की टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है, हमारे नागपुर के रिंग रोड पर वो 49 किलोमीटर घूमेगी दोनों साइड से, और बस स्टॉप पर 40 किलोमीटर पर जाके जब रुकेगी तो 40 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए एकदम चार्ज होगी, फिर चलेगी। उसकी कॉस्ट आ रही है 35 से 40 रुपये पर किलोमीटर। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि एयर कंडीशन चाहिए, चेयर्स अच्छी चाहिए, एक लैपटॉप सामने चाहिए, और जैसे एयर विशेष रूप से हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है, वैसे एक बस होस्टेस भी करे, और लोगों को फ्रूट्स या कोई चाय ड्रिंक्स वगैरह पैक फूड वो भी बस में मिले। और मैंने जो कैलकुलेशन किया, इस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये एकदम चीपर है, और इलेक्ट्रिक अगर वो सोलर पे मिलती है तो और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल, ये हमको करना है। हमारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे आग्रह पर जेसीबी ने अपना जेसीबी 50% डीजल और 50% सीएनजी पर बनाया। उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला रशिया में। अभी ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए थे, हम यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स लगाने वाले थे। सब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि 1 साल के अंदर इथेनॉल पर और मिथेनॉल पर, सीएनजी पर या इलेक्ट्रिक पर हम ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। तो एक किसान के लिए ये ट्रैक्टर आना, यानी उसकी कम से कम साल की 75,000 से 1 लाख रुपए बचत है। अब ड्रोन टैक्सी की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से फ्यूल में पोल्यूशन न करने वाला फ्यूल और स्वदेशी ईंधन, दूसरी ओर हमारी एग्रीकल्चर को वो सपोर्ट करेगा। मैं पुरी साहब को धन्यवाद दूंगा
कि मैं बहुत दिनों से पीछे था, अभी इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, वो परली से इथेनॉल बना रहा है 1 लाख लीटर और 150 टन बायोविटामिन बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट लगभग पूरा हुआ है, वो 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन, सस्टेनेबल हवाई ईंधन बना रहा है। तो मुझे लगता है तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा। तो वॉट एवर द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच अवेलेबल इन द वर्ल्ड, मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता हूँ जो दोनों इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अब हो रहा है। और दूसरा मेरी आइडिया ये है कि जितने ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, अभी UR2 में और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में हमने 80 लाख टन, ये गाजीपुर की टेकड़ी 7 मीटर नीचे लेके गए, पूरा कचरा डाला, अहमदाबाद डोलर अहमदाबाद डाला। अभी एक नया है कि गंदा पानी जो है, सीवेज वाटर, वो शुद्ध करके हम पावर जनरेशन को यूज़ करें। और मथुरा में हमने हाइब्रिड एन्युटी पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया, केवल 40% अमाउंट में इंडियन ऑयल वो पानी खरीद रही है। और दूसरा, जो कचरे को सेग्रीगेट करते, जो अभी पुरी साहब ने कहा कि कचरे से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेगी अगर वो बायोडाइजेस्टर में जाएगी तो बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकलेगा और मीथेन से हम बायो CNG और बायो LNG भी बना सकते हैं या हम हाइड्रोजन में जा सकते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली जो गाड़ी है साहब, और हमने उसको लॉन्च किया था, वो गाड़ी का नाम है मिराई, टोयोटो की है। तो मिराई का अर्थ है फ्यूचर। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, हमारा फ्यूल कोयला और पेट्रोलियम के बजाय अगर हाइड्रोजन बन गया तो हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। दैट इज टू बी द ड्रीम। तो पोल्यूशन से फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी डीजल पेट्रोल से 30-40% सस्ता, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंज्यूमर का भी उसमें बेनिफिट है, पोल्यूशन से भी मुक्ति है, और इंपोर्ट में हमारे इकोनॉमी पर 16 लाख करोड़ का लगभग फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, उसकी बचत है। तो इसको कन्वर्ट करने का काम जोरों में हो रहा है। अब देखो, रेलवे में पहले कोयले के इंजन थे, अब रेलवे बदल गई, फिर आ गया वो डीजल इंजन। अब लगभग रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया और वो भी सोलर पावर तैयार कर रहे हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, वो काम अभी नहीं हुआ, वो MPBS सी प्लेन, मैंने वो प्लेन लाया था, मैं मुंबई में पानी पे उतरा, बाद में मोदी जी भी अहमदाबाद में उन्होंने उसका प्रयोग किया कि जो हवाई पट्टी पे उतरता है और पानी पे उतरता है, और 18 सीटर प्लेन की कीमत ये केवल 18 करोड़ रुपए है। अब भारत सरकार ने उसके रूट भी तैयार किए हैं। अगर उसके लिए इन्वेस्टर मिल जाएंगे तो आप यमुना से उड़ जाएंगे तो ताजमहल के पीछे उतरेंगे 15 मिनट में, 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसमें उतरेंगे तो डायरेक्ट यमुना में आएंगे, यमुना से निकलकर कोई डैम में उतरेंगे तो वाटर पोर्ट जैसे है, डैम और तालाब ये बनेंगे, तो ये नया ट्रांसपोर्ट का साधन होगा। और लास्टली मैं 265 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। ये जो उत्तराखंड में क्या होता है कि हम लोग ऐसा डीजल बस 2 हाथ छोड़ छोड़ के ऊपर तक जाते हैं, अब उसके बजाय हम रोप वे, केबल कार सब जगह बना रहे हैं। उससे पोल्यूशन कम होगा, समय बहुत बचेगा। जहाँ 2 घंटा लगता है वहाँ 10 मिनट में जाएंगे। ऐसे 265 प्रोजेक्ट हम करें, केदारनाथ का भी उसमें है, बद्रीनाथ का भी है। इससे टूरिज़्म बढ़ेगा। और अनेक जगह पर जो पहाड़ पर है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अब लद्दाख, लेह में हम कोशिश कर रहे थे कि डायरेक्ट पहाड़ को लगकर एक फेनिकुलर रेलवे सिस्टम जो स्विट्ज़रलैंड में है, वो भी हम IIT के इंजीनियर्स ने तैयार की है। तो धीरे धीरे उस राज्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पोल्यूशन को कम करने वाली, कॉस्ट को खर्चा कम करके टिकट रेट कम होगा और इकोनॉमिकली वायबल होगा। तो ये इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाने की कोशिश हो रही है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपकी ही बात में से 3 पॉइंट निकल रहे हैं जिस पर एक एक करके चर्चा करते हैं, फिर मैं अपने कुछ और सवालों पे आऊँगा। पहला ये है कि आप सारी वो बातें बता रहे हैं जो ज़मीन पे हो रही हैं, ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट है और हुआ नहीं है। लेकिन जो क्लाइमेट इमरजेंसी का चैलेंज है और जो क्लीन फ्यूल चाहिए और लोगों की आदत बदलना चाहिए, क्रिटिकल मास कब बनेगा? इस स्केल को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रयोग अच्छे हैं लेकिन अभी इंक्रीमेंटल है।
क्रिटिकल मास के ऊपर कब जाएगा ये? देखो, अभी पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ भागों में 300 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं उसका एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, जो परली से बायो सीएनजी बना रहा है। 36 चालू हो गया है। अब क्या होगा, ट्रैक्टर को अगर किट लगाई या कार को लगाई तो होता है। नागपुर में हमारे यहाँ सीएनजी के 2 स्टेशन है, हमारे यहाँ पाइपलाइन से नहीं आया सीएनजी। तो बहुत, अभी मारुति कंपनी ने मुझे बताया, सुजुकी ने, कि उनका सीएनजी का गाड़ियाँ बहुत बेची जा रही क्योंकि सस्ता है। अभी मैं परसों जा रहा हूँ पूना, बजाज सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक पर पॉपुलर हुई, अब सीएनजी और इस पर हो रही, और सीएनजी किसान बनाएगा। अभी इसमें ऐसा है कि हमारा किसान एक समय अन्नदाता था, फिर को जनरेशन में जाकर किसान ऊर्जादाता बना, अब किसान ऊर्जादाता नहीं, अब बिटुमिन दाता बना। 80 लाख टन डांबर लगता है, 60 लाख टन देश की रिफाइनरी, 40 लाख टन देश की रिफाइनरी देती है, और करीब 40 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो हमारे परली से बिटुमिन तैयार हुआ है, जो अभी पानीपत में हो रहा है, फिर वो बिटुमिन दाता हो गया, और अब इसके बाद किसान हाइड्रोजन दाता बनेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन है, इसमें 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अभी सोलर की भी पावर कंसिडर करेंगे तो 100 रुपये की, तो 125 रुपये की पावर लगेगी। अभी रिसर्च यह चल रहा है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, बाय यूजिंग बायोमास फॉर मेकिंग ऑफ बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, बाय मीथेन यू कैन मेक ऑल्सो हाइड्रोजन। और दूसरी बात है कि अभी मुंबई में इंस्टीट्यूट डॉक्टर यादव है, उन्होंने बहुत प्रयोग किए, अभी उन्होंने गोवा में वो रखा भी था। अब मेरा जो इच्छा है, होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, होगा ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो अभी तक हुआ है। तो $1 पर केजी अगर हाइड्रोजन आ गया तो दुनिया में स्काई इज द लिमिट। जैसे आज हम पेट्रोल, डीजल और ये फॉसिल फ्यूल जिन जिन देशों से आयात करते हो अपने रेट पर दे रहे, वैसे हमारा हाइड्रोजन तैयार होगा। केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सब जगह पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हमारी मशीनरी में हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन का एक प्रॉब्लम है, अब मेरी गाड़ी हाइड्रोजन पर है, आज मैं नहीं लेके आया, बहुत सुंदर मर्सिडीज जैसी अच्छी गाड़ी। प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस, इसमें हमारे यहाँ क्या हुआ कि हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो प्रधानमंत्री जी के जो प्रिंसिपल एडवाइज़र है, साइंटिफिक एडवाइज़र, उनके साथ 2 मीटिंग हुई, अभी फिर ये ऐसे ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट फिर होगी। और इसको पूरा फ्रॉम हाइड्रोजन बनाने से फिलिंग स्टेशन तक, ये पूरा एक सीक्वेंस जो है, इसको बनाने के पीछे भारत सरकार ने प्रायोरिटी दी। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अपने भाषण में हाइड्रोजन की बात की है। तो बायोफ्यूल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल और हाइड्रोजन। दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, अभी ये जैसे गैस है एलपीजी, अमेरिका में कोल गैसिफिकेशन से डीएमई तैयार होता है, और डीएमई एलपीजी में ऐड करके सिलेंडर को हम 200 रुपये सस्ता कर सकते हैं। अब कोल गैसिफिकेशन में यूरिया हम बना रहे, मिथेनॉल बना रहे, अमोनियम नाइट्रेट बना रहे। अब मिथेनॉल का रेट है 22 रुपये लीटर। आसाम पेट्रोलियम बनाती 100 टन पर डे मिथेनॉल। मैंने अशोक लेलैंड का ट्रक और बस, और कर्नाटक में बंगलोर में 20% मिथेनॉल डीजल में डालकर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब डीजल का भाव 110 रुपये और मिथेनॉल का 22 रुपये। तो धीरे धीरे जो भी फ्यूल है उसको अल्टरनेटिव फ्यूल को यूज़ करो, क्योंकि ये इतना ह्यूज चैलेंज है जो आपको, कि जिसको इलेक्ट्रिक पे जाना इलेक्ट्रिक जाओ, आसाम नॉर्थ ईस्ट में मिथेनॉल पे जाओ, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या गन्ना है वहाँ इथेनॉल पे जाओ, कहीं इलेक्ट्रिक पर जाओ। तो कहीं म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे आप ऑर्गेनिक वेस्ट से ये बनाओ। ये सब प्रयोग जब करेंगे तो भी बहुत कठिन है ये, पर जल्दी जल्दी आत्मनिर्भर भारत बनने में आवश्यकता है, और इसके तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, तो जिस आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का एम्बिशियस लक्ष्य सामने रखा गया है, अगले 7 से 6 साल में अब तो 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की, निवेश करने की अगर योजना है, तो इनको इम्प्लीमेंट कर पाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, जो प्लेयर्स चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो भारत में पर्याप्त मात्रा में हैं क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग समस्या है। देखिए, आप तो बाकी बात छोड़ो, मैं मेरे डिपार्टमेंट में 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम करता हूँ, और जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है।
मेरा एक भी प्रोजेक्ट, कोई पैसे की कमी नहीं। अभी मैं हमारे इनविट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया था, तो हमने जब हमारा बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया तो 7 दिन का टाइम क्लोज करने के लिए रखा था। पहले दिन 7 घंटे में हमारा 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं दौड़ते हुए आया, वो बेल बजाई और मैंने इशू क्लोज किया। इस देश में अभी मैंने तय किया कि अब बड़े लोगों के पैसे से मुझे रोड नहीं बनाना। कांस्टेबल, छोटे छोटे लोग जो है उनको मैं 8.05% इंटरेस्ट ईयरली दूंगा और मंथली बैच दूंगा उनको। यहाँ रोकूंगा सर आपको। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बड़े लोगों के पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्या भारत की ये समस्या नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा भाव को समझो, मैं केवल मेरे सेक्टर की बात करूँ क्योंकि मेरा हर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। अगर मैं आज प्रोजेक्ट मोनेटाइज करूँ तो 2-3 लाख करोड़ तो मुझे तुरंत मिल जाएंगे। और मेरा टोल का इनकम अभी 54,000 करोड़ है और 1-1.5 साल में अभी हम लोग 3 महीने के अंदर सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं और हमारा इनकम 1,40,000 करोड़ पर ईयर होगा। हम प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करके हमको पैसा मिलता है और वो पैसे से हम नए प्रोजेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है, अभी आपको और एक बात बता दूँ, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। यमुना में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, 80 mld स्लज जो थी गंदा पानी, उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल को देना। और इंडियन ऑयल के चेयरमैन को पूछा, आप कितना पैसा खर्चा करते हो हर साल? बोले 25 करोड़। मतलब 20 करोड़ दो, मैं आपको पानी देता हूँ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, हाइब्रिड एन्युटी में हमने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। 80 mld स्लज शुद्ध हो गई और 40% सरकार ने दिया, 60% इन्वेस्टर ने लाया। अब इंडियन ऑयल को वो पानी दे रहे, 20 करोड़ साल के मिल रहे हैं और 100 रुपये का प्रोजेक्ट 40 रुपये में हो गया, सक्सेसफुल हुआ। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इवन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अभी आप देखिए लंदन ट्रांसपोर्ट, आप हमारे ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत ही नहीं सरकार ने बसेस देने की। लंदन ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक की एक बस समझो 60 रुपये पर किलोमीटर पकड़ो, तो महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट देती है कि हम 250 किलोमीटर की गारंटी देते हैं और रोज़ वो जो बस है वो 300 किलोमीटर 3.25 जाती है। टिकट जाने के बाद एक्स्ट्रा अकाउंट में केवल जो बैंक को पैसे देना उतना देने से बस प्रॉफिट में है, ड्राइवर ऑपरेटर का और कंडक्टर कारपोरेशन का। और अभी सिस्टम टिकट की रखना ही नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में ये स्टेट ट्रांसपोर्ट मेरे पास है, भाई बस ट्रांसपोर्ट। मैं मजाक में कहता हूँ हॉर्न चढ़कर सब बचता है बस टप पे बैठ के लोग। तो मैंने कहा तुम ये सब स्क्रैपिंग करो और तुम ये सीधा ऑपरेटर अपॉइंट करो, तुमको फायदा मिलेगा और 30% टिकट रेट कम होगा और एयर कंडीशन बस में गरीब लोग घूमेंगे। तो अब दुनिया के साथ धीरे धीरे हमको कंज्यूमर को भी सोचना होगा और ये संभव है और पैसे की कोई कमी नहीं है। आप चाहे कोई भी सेक्टर पकड़ो। आपको एक बात बताता हूँ, मैं शिपिंग मंत्री था, मेरे पास मेरा बजट था 900 करोड़ का, यानी 5 साल में हो गए 4.5 करोड़। 16 लाख करोड़ का मैंने सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया था और अभी तक विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम गवर्नमेंट 14 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए। हमने भारतमाला 1 35 लाख करोड़ का बनाया, 70% 80% प्रोजेक्ट पूरा हुआ। हमने 25 लाख करोड़ खर्चा किए, सरकार ने हमको केवल लैंड एक्ट में बाकी पैसा डिपार्टमेंट ने खड़ा किया और खर्चा किया। ऐसा अनेक जगह पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बजट में जितना पैसा उससे 3 गुना 4 गुना पैसा देकर हम कर सकते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है तो वो 100% हम लोग प्राइवेट में पब्लिक प्राइवेट करें। जो नॉन वायबल है वहाँ कहीं 40% कहीं 30% सब्सिडी दे। हमने हाइब्रिड एन्युटी का मॉडल लाया, जहाँ वायबल है वहाँ बीओटी करेंगे, जहाँ नहीं थोड़ा है तो वहाँ हाइब्रिड एन्युटी करेंगे और जहाँ ईपीसी बनाएंगे और मोनेटाइज करेंगे बैंक के साथ 15 साल के लिए। तो देयर आर इतने डिफरेंट वेज है कि मुझे नहीं लगता पैसे की कमी है, काम होना चाहिए, इच्छा शक्ति की कमी है। और ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्वालिटी और करप्शन फ्री सिस्टम होगी तो ये गोल हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करना कोई कठिन नहीं है। बिल्कुल। आपने अभी टोल नाका का जिक्र किया तो जीपीएस के ज़रिए, और दूसरी बात ये आई सामने, आपने बताया था कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने का ही टोल लगेगा, पूरी सड़क का नहीं लगेगा। अब आप ये बताएं कि ये कब से होगा? 3 महीने के अंदर
अभी टेंडर निकल रहा है, 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे। 3 महीने के अंदर हाँ। सारे टोल के चेक नाका सारे बाहर। नहीं होंगे, फर्स्ट फेज में 5000 किलोमीटर होगा, और जैसा सक्सेसफुल हुआ, परसों यहाँ अशोका होटल में वर्कशॉप हो गया, प्री बीड कॉन्फ्रेंस जैसा, दुनिया के सब टेक्नोलॉजी आए थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, आईटी कंपनी और टोल ऑपरेटर। तो हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस पक्के कर दिए, शायद 15-20 दिन में हम टेंडर निकालेंगे और हम शुरू करेंगे। तो और ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी शहर के पास है, हमारा गलती नहीं है, ये यूपीए सरकार थी तब इन्होंने क्या किया, शहर के बाजू में टोल लगा दिया, वो उसको स्वीटनर कहते थे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ये नहीं करो, सब अर्बन पॉपुलेशन के बाहर जाओ और वहाँ टोल लगाओ, जहाँ से जाएगा वो वहाँ कैमरा में फ़ोटो निकलेगा, जहाँ से निकलेगा बाहर निकला, उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, कहीं रुकना नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब ये रुकावट वाला काम बंद हो जाएगा, और आप मुझे यहाँ पर ये हेडलाइन दे रहे हैं कि अगले 3 महीने में एक ठीक ठाक स्केल पे जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन का सिस्टम भारत में शुरू होगा। इस 3 महीने के अंदर 5000 किलोमीटर का पहला प्रोजेक्ट जीपीएस सिस्टम पर, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम पर चालू होगा, और उसके बाद सब जगह इम्प्लीमेंट होगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता रहा हूँ, और ये होगा। वाह, आपने सस्ते फ्यूल की बात कही, और अगेन भारत को जिस तरक्की की ज़रूरत है उसमें लॉजिस्टिक्स के खर्चों को कम करना एक दूसरा विषय है जिस पर आप काफ़ी रुचि लेते हैं। उसको रियली कम करने के लिए और क्या क्या काम करना है? देखिए, मैं किसान हूँ, तो मेरी पूरी इकोनॉमिक थिंकिंग किसान सेंट्रिक है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हाइड्रोजन इथेनॉल ये किसान बनाए, और हम उसके खेत के बाजू में वो हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन रखे, ट्रक बसेस आए लेके जाए। धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोलाइजर का जो हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस है, उसमें हम वर्ल्ड में, तो आपको मालूम होगा, वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम यह है कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए वो 50 यूनिट पावर लगती है, और 2.5 रुपये भी पकड़ा तो उसी में पैसा जाता है। तो अभी बहुत से पर्याय है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश नए स्टार्टअप, नए लोग, नई जनरेशन बड़ी कॉशियस है। अभी एक मैक्सिमम 300 किलो वजन का ड्रोन मैंने लॉन्च किया। अब मैंने उनको कहा कि तुम हिमाचल में जाओ और कश्मीर में जाओ, जो पहाड़ी पर एप्पल होता है वो ड्रोन वहाँ जाकर वो एप्पल नीचे लाएगा, और दवाई से लेकर बाकी इसेंशियल चीज़ें वो डाल के ड्रोन में ऊपर जाएगी। अब हमारी ड्रोन की जो कंपनीज है वो 300 किलो तक आई है। आज जिस दिन हमारी कंपनी 650 किलो का ड्रोन बनेगी, उस दिन तो लोग ही हवा में उड़कर इधर से उधर जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे। मैंने चेन्नई के एक हॉस्पिटल में, ये जो लंग्स होती है, ये एयरपोर्ट में आने के बाद ड्रोन में रखकर हॉस्पिटल में जाती है। तो ये अभी चालू हुआ है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, नए रोजगार भी निर्माण कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, पोल्यूशन को हटा सकते हैं, और ये विन विन सिचुएशन में बहुत फायदे का। और हमारा इंपोर्ट, आप कुछ भी कहो, मैं दिल्ली में आता हूँ, 3 दिन रहता हूँ तो इन्फेक्शन लेके जाता हूँ। दिल्ली में कितना एयर पोल्यूशन है, और इसलिए मुझे लगता है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को प्रायोरिटी से ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो हमारा हेल्थ बहुत लाइफ कम हो सकता है। बिल्कुल सर, मेरे प्रोड्यूसर मुझे रैप अप करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तब भी कम से कम 2 सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। एक है कि अब जो एक्सट्रीम वेदर हो गया है उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भारत के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है, और ये अनुभव बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट उतने लंबी उम्र वाले, उतने टिकाऊ नहीं हो पा रहे हैं, और ये चैलेंज अब इमीडिएट है। इसको कैसे एड्रेस कर रही है आपकी सरकार? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मैं तो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहता हूँ। 50 प्रोजेक्ट हमने, जो बाम्बू है उसके क्रैश बैरियर सक्सेसफुली बने, और इंदौर के हमारे इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाई किया। फिर हम प्लांटेशन बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं। हमने 76,000 पेड़ को ट्रांसप्लांट किया है, और 3 करोड़ 78 लाख लगाए। मुझे आपको बताऊंगा, पैठन करके औरंगाबाद के पास है,
एक सयाजी शिंदे करके साउथ फिल्मों में विलन का काम करते हैं, वो ट्रांसप्लांटेशन का, मैंने उनको काम उनकी सलाह से किया। 100 साल पुराने बड़ के पेड़ को हमने ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया। फिर रबर जो टायर है, ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोजगार निर्माण के लिए और इंपोर्ट कम करने, तो रबर को और वेस्ट प्लास्टिक को हम लोग बिटुमेन में डालना चाहते हैं, तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, क्वालिटी सुधरेगी। हमारे यहाँ अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल मुंबई IIT में एक सेमिनार है और हमारे सब लोगों को भेजा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ बरसात आती है वहाँ डांबर के रोड उखड़ जाते हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी है 6 इंच 8 इंच वाइट टॉपिंग की। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे कंक्रीट रोड है, गड्ढे नहीं दिखते आपको। तो अभी मैंने सीरियसली आज ही सेक्रेटरी और चेयरमैन को कहा कि हम लोग अभी जो बिटुमेन रोड का बेस अच्छा है, वहाँ कॉन्क्रीटिंग 6 और 8 इंच का ये कॉन्क्रीटिंग सरफेसिंग करेंगे, वाइट टॉपिंग, और उसके ऊपर बिटुमेन सरफेसिंग करके रोड की क्वालिटी अच्छी रखने वाली योजना तैयार करेंगे। क्योंकि मैं इस मत पर आया हूँ कि बिटुमेन के रोड बनाने से वो टिकते नहीं है, बरसात में जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस दिन मैं बोलता हूँ ये सीमेंट वाले, जिन पर मेरा गुस्सा है, ये कार्टेल बनाकर रेट बढ़ा देते हैं। अब मैं सीमेंट रोड जब बनाने की बात करता हूँ तो सीमेंट का रेट बढ़ता है, तो मैंने फिर वो पहले मैं पूरे सीमेंट रोड बना रहा था, फिर मैंने बिटुमेन शुरू किया। तो ये प्रॉब्लम यही है कि सीमेंट वाले प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रॉफिट कमाए, पर कम प्रोडक्शन करके वो रेट ज़्यादा रखे या ना करें। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कंक्रीट रोड के बिना कोई पर्याय नहीं है। जी, एक समस्या जिसका आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन मैं उस पर फिर से आना चाहता था, वो ये कि जो आपकी नई योजनाएं हैं, हमको थोड़ा अंदाज़ है कि बहुत ही एम्बिशियस हैं, उसमें कौन कौन से सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे जिसमें आपको लगता है कि आप लोग इन्वेस्टर्स को पहले इनवाइट करना चाहेंगे, जल्दी एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे? सर ऐसा है कि हमारी तो गोल्ड माइन है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर की लाइन लगी हुई है। सब जगह प्रॉब्लम कहाँ था मैं आपको बताता हूँ। ये कैनेडियन और ये पूरे लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको चाय वगैरह पिला के पहला प्रश्न पूछता हूँ कि आप मुझे रुपीज़ में फाइनेंस करने के लिए तैयार है क्या? वो हाँ बोलते तो मतलब आगे की चर्चा करूँ, नहीं तो छोड़ दो। क्या है रुपीज़ डॉलर फ्लक्चुएशन, एन इतना स्ट्रांग है कि 0% में भी लिया तो भी डर लगता है। बहुत स्ट्रांग करेंसी है, डॉलर में भी वही है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये डॉलर और फॉरेन करेंसी का हेजिंग करके ये नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ 100 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, तो बैंक बोलती है 100 करोड़ डिपॉजिट दो कॉन्ट्रैक्टर को। तो अभी इंश्योरेंस बॉन्ड के पीछे लगे हैं, परफॉर्मेंस गारंटी और बाकी सबके लिए अभी हमने चालू किया है और अब इंश्योरेंस बॉन्ड स्वीकारना शुरू किया है। तो मैंने तो अभी ये भी कहा कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनको कहा तुम एक कंपनी बनाओ, 51% तुम्हारे 49% एनए जाएंगे और तुम्हें बॉन्ड की गारंटी लेते जाओ, इंश्योरेंस बॉन्ड की, और ये कंपनी करा के करो, प्रॉब्लम छूटेगा। एक साल फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कंस्ट्रक्शन में, फाइनेंशियल, इसमें अब ऐसा है कि सबको फाइनेंशियल आर्म है, हमारे एनएचआई को नहीं है, जबकि बैलेंस शीट हमारी सबसे स्ट्रांग है। तो हम लोगों को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बैंकों से ही लोन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव फाइनेंस विथ लोअर इंटरेस्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और मुझे तो प्रॉब्लम है नहीं जी, हम लोग जल्दी काम नहीं करते ये समय। अभी हम 2 किलोमीटर से 34 किलोमीटर पे आए, अब मेरा तो बस चल जाए तो 100 किलोमीटर पे जाओ करके जाएंगे। लेकिन आपका अगला माइलस्टोन आपने अपने लिए 60 किलोमीटर का रखा। देखो वो मेरा टारगेट है, फिर वो मीडिया वाले क्या बोलते हैं मैंने 60 किलोमीटर बोला और किया नहीं। तो टारगेट ऐसे ही रखा जाए, बच्चों को कहते हैं ना कि तेरे को 90% मार्क मिलने चाहिए, वो मिलता है 75, तो फिर ऐसा नहीं होता कि तो 90 नहीं मिले। बिल्कुल। सर, अभी जब आपसे यहाँ इंटरव्यू पर आने के पहले चर्चा हो रही थी तो आपकी बात से लगा कि बहुत सारा काम हो रहा है और आपसे तो घंटों बातचीत की जा सकती है इस विषय पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस प्रकार के पब्लिक एजुकेशन की ज़रूरत है, उसमें आपकी इजाज़त लेते हुए मैं एक ऐलान कर दूं क्या, वो ये कि अब हर महीने आप NDTV के प्लेटफॉर्म पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विषय पर जो तरह तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसको शोकेस करेंगे, बात करेंगे, और कार्यक्रम का नाम होगा गडकरी अनप्लग्ड। मैं आपको अच्छी ये तो करिए, और ये प्रोजेक्ट्स को
पब्लिक सपोर्ट आ ये जो गया है। रेड सिग्नल दिखाने वाली कौन कौन सी एजेंसी है उनका नाम भी प्रकाशित करते जाइए। इसके पास फॉरेस्ट के इतने अटके हुए, ये सेक्शन में इतने अटके हुए, इसने पेड़ की परमिशन 1.5 साल से नहीं दी, ये सरकार है इसने लैंड एक्विजिशन 2 साल नहीं किया। परसों मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री कि भाई आप अगर नहीं करोगे तो मैं हवा में थोड़ी रोड बना। सर बिल्कुल यही इरादा है। और आपका एक दूसरा प्रिय विषय है ब्यूरोक्रेसी, उसकी बात नहीं करेंगे तो चर्चा पूरी नहीं होगी। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग, ये भी आप लोगों की प्रायोरिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो हम कहीं मैं आपको बताता तो इसका सबूत तो अगले महीने 2 महीने में आपको देना पड़ेगा। सर अभी हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी बदल किया है, काफ़ी चेंजेस किए हैं। और पहले जो देखो, अब मुझे बोलना उचित नहीं है क्योंकि मैं मंत्री हूँ। इफ देर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टी, 1 पार्टी कैन नॉट बी ए जज। हमारे पूरे सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर पर अन्याय कर रहे हो तो गलत निर्णय होते हैं, क्योंकि निर्णय करने वाला जो है वही पार्टी है। वी नीड ए मैकेनिज्म वेयर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियली और फेयरली जो सही है वो निर्णय होना चाहिए। अब जो डिस्प्यूट है 2 पार्टी में वही जज है। वी नीड टू इम्प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स। सर थैंक यू सो वेरी मच। आज आप हमारे पास आए, वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब कुछ विनर्स को आपके साथ अवार्ड दिलवाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।